नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया खबर उत्तराखंड के बुलेटिन में मैं दीपिका आपके साथ खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में बीजेपी ने जारी की मेयर कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट, 6 महानगरों के प्रत्याशी घोषित। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार मंथन जारी। बागेश्वर नगर पालिका सीट से कांग्रेस ने कवि जोशी का काटा टिकट, पूर्व पालिका अध्यक्ष गीता रावल को बनाया उम्मीदवार। नगर निकाय चुनाव के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन। मेयर सीट के लिए थपलियाल और पोखरियाल के बीच चुनावी जंग। भाजपा के सौरभ थपलियाल और कांग्रेस के वीरेंद्र पोखरियाल करेंगे नामांकन। गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे 2 दिन बाद खुले। बीआरओ ने बर्फ को स्नो कटर और ब्लोअर मशीनों से हटाया। बद्रीनाथ केदारनाथ में भी काम रुके। उत्तराखंड में 24 घंटे खुले रहेंगे होटल रेस्टोरेंट। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए आ रहे पर्यटकों को देखते हुए सरकार का निर्णय, आदेश जारी। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी से बड़ी ठंड। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट किया जारी। अगले 24 घंटे बारिश की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको लक्सर से बता रहे हैं, जहां बसपा ने लक्सर में अपना प्रत्याशी बदला है। बसपा ने अध्यक्ष पद के लिए अपना प्रत्याशी बदल दिया है। कांग्रेस छोड़ बसपा में शामिल हुए थे नीटू चौधरी। लक्सर से अहम खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। नीटू चौधरी को बसपा ने बनाया अपना प्रत्याशी। भाजपा से बसपा में आए शिवम कश्यप को बनाया था प्रत्याशी। अब नीटू चौधरी होंगे बसपा के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी। लक्सर से अहम खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। कांग्रेस छोड़ बसपा में शामिल हुए थे नीटू चौधरी। नीटू चौधरी को बसपा ने बनाया अपना प्रत्याशी। लक्सर से हम जानकारी दे रहे हैं। भाजपा से बसपा में आए शिवम, अब नीटू चौधरी होंगे बसपा के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी। बसपा ने लक्सर में अपना प्रत्याशी बदला है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। ऋषिकेश नगर निगम के मेयर पद के कांग्रेसी प्रत्याशी दीपक जाटव ने अपनी प्रमुख प्राथमिकताओं का खुलासा करते हुए कहा कि ऋषिकेश में देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक और तीर्थयात्री आते हैं, लेकिन निगम क्षेत्र में पार्किंग की सुविधा न होने के कारण यात्री यहां रुकते नहीं और व्यापार प्रभावित हो रहा है। दीपक जाटव ने बताया कि पार्किंग व्यवस्था को सुधारना उनकी पहली प्राथमिकता है और इसके लिए एक नोडल ऑफिसर की नियुक्ति जारी है, ताकि पार्किंग की समस्या का समाधान हो सके और ऋषिकेश के व्यापार को बढ़ावा मिल सके। स्ट्रक्चर को तोड़ दिया जाता है, फिर उन जगहों को खत्म कर दिया जाता है। उनको परमानेंट उनको स्थापित क्यों नहीं किया जाता? क्यों नहीं यहाँ पर एक नोडल ऑफिसर की परमानेंट नियुक्ति होती, जो कि जब सारे 10-10 लाख आदमी कुंभ मेला कावड़ मेला में एक दिन में आता है और सारी चीज़ें अच्छे तरीके से ढंग से निपटा दी जाती हैं, लेकिन उसके बाद उन सारी व्यवस्थाओं को ख़त्म कर दिया जाता है। तो मेरा सरकार से ये मांग रहेगी और मैं इस बात को अपनी जिम्मेदारी के तौर पर, प्राथमिकता के तौर पर लूँगा कि यहाँ पर परमानेंट एक नोडल ऑफिसर की नियुक्ति हो, जो कि यहाँ पर सारी व्यवस्थाएँ वो यात्रा सीजन में भी रहें, वो कावड़ मेला के समय भी रहें, वो बड़े स्नान पर्वों पर भी रहें, वो वीकेंड्स पर भी रहें। तो ये मेरी एक बड़ी प्राथमिकता होगी, जिससे ऋषिकेश का व्यापार बढ़े, काम बढ़े। रुक करेंगे अगली खबर का। कालाढूंडी नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए निवर्तमान अध्यक्ष पुष्कर कतियूरा ने अपनी पत्नी रेखा कतियूरा को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारा है। भाजपा से टिकट नहीं मिलने के बाद पुष्कर कतियूरा ने अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारने का निर्णय लिया। रेखा कतियूरा ने निर्वाचन अधिकारी रेखा कोहली के सामने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस अवसर पर पुष्कर कतियूरा ने कहा कि वह हमेशा जनता के बीच रहते हैं और जनता उन्हें अच्छे से जानती है। उन्होंने यह भी कहा कि जनता का उन्हें भरपूर सहयोग मिल रहा है और इस बार वह पिछली बार से भी अधिक मतों से जीत हासिल करेंगे। है 2 बार में भारतीय जनता पार्टी से यहाँ अध्यक्ष रहा नगर पंचायत में। अब पालिका का विस्तार हुआ है और मेरे जो पैतृक गांव है वो भी अब पालिका में समायोजित हुआ है और मेरे क्षेत्र के लोगों का काफ़ी लंबे समय से, जो अपने ग्रामीण अंचल के क्षेत्र थे, उनमें काफ़ी लंबे समय से जो है बड़ी हमें शॉर्टेज होती थी सफाई की, सड़कों की। ये सब परेशानी के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात करके इन सबको हमने सुचारू रूप से करवाने के लिए ही नगर पालिका बनवाया।
लेकिन कारणवश कि मुझे यहाँ का प्रतिनिधित्व करने का सरकार ने मौका पार्टी ने नहीं दिया। लेकिन जो हमारे क्षेत्र के सभी लोग थे, इन लोगों का बहुत दबाव आके बना कि आपने लगातार 10 साल का आपको अनुभव है, हमारे क्षेत्र का विकास में आप महत्वपूर्ण योगदान देंगे, इसलिए आप निर्दलीय ही लड़ जाइए, लेकिन हम लोगों को आपका प्रोत्साहन चाहिए, आपका सांग चाहिए। इसलिए इस वजह से मैंने अपनी धर्मपत्नी रेखा कतीरा को जो है इस पद के लिए सुनियोजित किया है। रुक करेंगे अगली खबर का। कांग्रेस ने पूर्व में 2 बार अध्यक्ष रह चुके दीपचंद सती की पत्नी भावना सती को टिकट देकर उन पर भरोसा जताया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी भावना सती ने अपने समर्थकों के साथ नगर पालिका अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचन अधिकारी रेखा कोहली के सामने नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी भावना सती ने कहा कि अगर जनता उन्हें आशीर्वाद देकर जीत दिलाती है तो वह जनता की सभी उम्मीदों पर खरा उतरेंगी। वहीं कांग्रेस से टिकट न मिलने पर बसपा में शामिल हुए अली हुसैन ने अपनी पत्नी रिहाना परवीन को नगर पालिका अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचन अधिकारी रेखा कोहली के सामने नामांकन पत्र दाखिल करवाया। रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं, जहां निकाय चुनाव ने प्रदेश में हलचल बढ़ा दी है। जनता के बीच यह सवाल गूंज रहा है कि इस बार चुनावी मुद्दे क्या पुराने होंगे या उम्मीदों में कुछ नया बदलाव आएगा। हमारे संवाददाता अजहर मलिक ने जसपुर में जनता के बीच जाकर इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश की। बातचीत के दौरान सामने आई जन भावनाएं वाकई चौंकाने वाली हैं। लोग बदलाव की उम्मीद करते हुए कुछ नया चाहते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि पुराने मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। इस विशेष रिपोर्ट में जनता की राय और चुनावी मिजाज पर दिलचस्प जानकारी सामने आई है। अब सवाल यह है कि क्या इस बार चुनाव में बदलाव की लहर दौड़ेगी या स्थिति पहले जैसी ही रहेगी। उत्तराखंड में ठंडी फिजाओं के साथ चुनाव की गर्माहट भी खूब देखी जा रही है। गलियां हो या चौराहे, चुनाव की चर्चाएं खूब हो रही हैं। और आज हमारी टीम पहुंची है जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में, और यहां क्या मुद्दे रहने वाले हैं और क्या पुराने चेयरमैन ने काम किए हैं, उसी पर भी बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग, स्थानीय लोग मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बा, क्या स्थिति है चुनाव को लेकर जसपुर की? जसपुर की स्थिति बहुत अच्छी है, वसीम भाई की है और हर बिरादरी से उनको वोट मिलेगा। वसीम भाई किस सिम्बे से चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ, हाथी का निशान है उनका। और कौन कौन है उनके? बहुजन समाज पार्टी। उनकी फाइट किससे मानते हैं? फाइट का इस वक्त तो फिलहाल हम अकेले को समझ रहे हैं। अकेले ही है। क्या क्या रुझान है अगर जसपुर की बात करी जाए तो क्या किन मुद्दों पर जसपुर की जनता इस बार वोट करेगी? देखो, इस वसीम साहब की एक बात तो बहुत अच्छी है कि अभी अगर कहीं मोहल्ले में कोई बात हो जाए और कोई कह दे के जाओ तो मैं वहाँ बुला रहे हैं, तो वो रुकते नहीं है, फ़ौरन वहाँ आ जाते हैं। कांग्रेस ने भी अपना कैंडिडेट उतारा होगा, उसको लेकर क्या कहना है? देखो, कांग्रेस ने अगर अपना कैंडिडेट उतारा है तो पैसे वाला तो कहीं भी उतर जाएगा, पहले समझ लीजिए। लेकिन वो कम पैसे वाला, कम उसका, लेकिन उसकी बात सब जगह बहुत अच्छी है। वसीम सिद्दीकी जिसका नाम है, तो वो उसको हम चाहते हैं कि हम उसको वोट भी दें, सपोर्ट भी करें। और कांग्रेस तो कुछ दिनों में यहाँ से ख़त्म ही हो जाएगी, उसका तो यहाँ नाम ही नहीं रहेगा। जसपुर की जनता की आपने राय सुनी, कहीं ना कहीं हाथी की तरफ को ज़्यादा जसपुर की जनता का रुझान है। और जसपुर का एक इतिहास रहा, जो हाथी पर सवार रहा उसने ही जीत का ताज पहना। अब बने रहिए हमारे साथ। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको बागेश्वर से बता रहे हैं, जहां नगर पालिका सीट से कांग्रेस पार्टी ने कवि जोशी के नाम की घोषणा के एक दिन बाद ही टिकट को बदलते हुए पूर्व पालिका अध्यक्ष गीता रावल के नाम घोषणा कर दी है, जिससे कवि जोशी के समर्थकों में गहरी निराशा छा गई है। यहां बता दें कि पार्टी हाईकमान ने एक दिन पहले ही युवा नेता कवि जोशी के नाम की घोषणा की थी। कवि जोशी के नाम की घोषणा के बाद पूर्व पालिका अध्यक्ष गीता रावल ने पार्टी के निर्णय पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। सत्ते में आई कांग्रेस पार्टी ने एक दिन बाद अपने निर्णय को पलटते हुए गीता रावल की घोषणा कर दी है। कांग्रेस के इस दुविधा भरे फैसले के बाद कांग्रेस समर्थकों में गहरी निराशा व मायूसी छा गई है। कांग्रेस पार्टी से टिकट काटने के बाद कवि जोशी ने बागेश्वर जिला कांग्रेस के नेताओं पर टिकट काटने का ठिकरा फोड़ा और निर्दलीय चुनाव लड़ने की भी घोषणा की है। मेरा नाम
शीर्ष नेतृत्व द्वारा फाइनल किया गया था। पता नहीं किस कहाँ से संगठन के द्वारा दोबारा टिकट को बदला गया है और कहीं ना कहीं बागेश्वर के कुछ तथाकथित जो राजनेता हैं उनके द्वारा मेरे टिकट को बदल कर मेरी राजनीतिक हत्या करने की जो साजिश रची गई है, और जबकि पूरी बागेश्वर की जनता मेरे संघर्षों के मेरे जो मैंने काम किया जनता के हित के लिए उसके साथ खड़ी है, उसके बावजूद भी मेरे इस टिकट को बदलकर जो गलत निर्णय हमारी कांग्रेस कमेटी द्वारा किया गया है, मैं उससे घोर रूप से आक्रोशित और पूरे मेरे सभी कार्यकर्ता यहाँ पर बहुत ज़्यादा आक्रोशित हैं और मैं चाहूँगा कि जल्द ही संगठन पुनर्विचार करते हुए बागेश्वर की जनता का सम्मान करते हुए टिकट को वापस मुझे संशोधित करके दिया जाए, और अन्यथा मैं निर्दलीय रूप से अब जनता के बीच जाने का काम करूँगा और जिसकी पूरी जिम्मेदारी बागेश्वर के सभी शीर्ष नेतृत्व के लीडरशिप की होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके द्वारा प्रदेश नेतृत्व को गलत रूपरेखा बताई गई है कि उसके साथ कोई नहीं है। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर आपको बागेश्वर से बता रहे हैं, जहां नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के लिए भाजपा प्रत्याशी सुरेश सिंह खेतवाल ने नामांकन कराया है। नामांकन करने से पहले सत्तारूढ़ दल के नेता ने सुबह गाजे बाजे के साथ प्रभात फेरी लगाई। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि निवर्तमान अध्यक्ष के रूप में नगर में काफी विकास कार्य कराए हैं। जनहित में समर्पित भाव से काम करने की वजह से ही पार्टी नेतृत्व में उम्मीदवार बनाया गया। इसी तरह मतदाता दोबारा निर्वाचित कराने के लिए जनादेश देंगे। जी, बागेश्वर नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में मैं भाजपा का अधिकृत प्रत्याशी हूं और आज मैंने यहां पर नामांकन दाखिल किया है। तो मैं सभी लोगों का धन्यवाद करूंगा, अपने शीर्ष नेतृत्व का, अपने ज़िले के नेतृत्व का धन्यवाद करूंगा कि मुझे यहां पर आपके द्वारा जो है अधिकृत किया गया, और मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि आपके द्वारा जो मुझ पर विश्वास किया है उस पर मैं कायम रहूंगा और हम लोग निश्चित रूप से सफल होंगे। और आप जानते हैं कि अभी मैं निवर्तमान अध्यक्ष भी रहा हूं। इन 5 सालों में जो विकास कार्य यहाँ पर हमने किए हैं वो जनता के सम्मुख हैं। उन कार्यों को और आगे बढ़ाएंगे और अधिक कार्य करेंगे। रुक करते हैं अगली खबर की, और अगली खबर आपको मसूरी से बता रहे हैं, जहां पेट्रोल पंप कर्मचारियों के साथ मारपीट का मामला सामने आ रहा है। पेट्रोल पंप कर्मचारियों को पीटकर किया गया घायल। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई सारी वारदात। पेट्रोल पंप मालिक ने थाने में दी है तहरीर। 4 गाड़ी में कुल 18 लोग आए थे बदमाश। मसूरी से अहम खबर आपको बता रहे हैं, सबकी पुलिस सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पहचान में जुटी हुई है। मसूरी कोतवाली की घटना पूरी बताई जा रही है। मसूरी से अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, पेट्रोल पंप मालिक ने थाने में दी है तहरीर। चार गाड़ी में कुल 18 बदमाश आए थे। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पहचान में जुटी हुई है। मसूरी से अहम जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की। मसूरी कोतवाली की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों के साथ बदमाशों ने मारपीट की वारदात को अंजाम दिया है। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई सारी घटना, जिसकी जांच पड़ताल में पुलिस टीम लगी हुई है। मसूरी से हम जानकारी आपको दे रहे हैं, पेट्रोल पंप मालिक ने थाने में तहरीर दी है। बता दें, 4 गाड़ियों में 18 बदमाश आए थे, जिन्होंने पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से मारपीट की। मसूरी से अहम खबर आपको बता रहे हैं, पेट्रोल पंप कर्मचारियों के साथ मारपीट का मामला सामने आ रहा है। बदमाशों ने कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट की है।
रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां चमोली में अगले 24 घंटे में हिमस्खलन की चेतावनी दी गई है। 3000 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमस्खलन का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। चंडीगढ़ के रक्षा भू सूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान की चेतावनी। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने चमोली डीएम को भेजा पत्र। प्रशासन ने यात्रियों पर्यटकों को हिमस्खलन की जानकारी दी है। तीन 3000 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमस्खलन का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून से अहम खबर आपको बता रहे, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने चमोली डीएम को पत्र भेजा है। प्रशासन ने यात्रियों पर्यटकों को हिमस्खलन की जानकारी दी है। चमोली में अगले 24 घंटे में हिमस्खलन की चेतावनी जारी की गई है। देहरादून से हम जानकारी आपको दे रहे हैं, चंडीगढ़ के रक्षा भू सूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान की तरफ से चेतावनी दी गई है। देहरादून से अहम खबर आपको बता रहे, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने डीएम को पत्र भेजा है। प्रशासन ने यात्रियों पर्यटकों को हिमस्खलन के लिए चेतावनी जारी की है। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दिल्ली से सीएम सिसोदिया क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। कि उनको 18,000 रुपये प्रति महीना सरकार बनने पे दिया जाएगा, सहयोग राशि दी जाएगी। हम इन सब ग्रंथियों का, इन सब पुजारियों का बहुत सम्मान करते हैं और उनका हम धन्यवाद भी करते हैं कि वो लोग हमारे लिए, जब हम आस्थावर्ष मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे में जाके मत्था टेकते हैं, तो उस वक्त वहाँ हमसे पहले बैठे होते हैं, हमसे पहले वहाँ व्यवस्था संभाल रहे होते हैं। उनके जीवन में सम्मानजनक सहयोग किया जा सके, इसके लिए अरविंद केजरीवाल जी ने आज जो घोषणा की है, मैं बहुत धन्यवाद। रुक करेंगे खबरों का। नए साल के जश्न के लिए कालागढ़ टाइगर रिजर्व भी पूरी तरह से तैयार है। केटीआर के सभी गेस्ट हाउसों की पर्यटकों द्वारा एडवांस बुकिंग की गई है। उधर दूसरी ओर डे विजिट और रात्रि विश्राम के लिए भी केटीआर के सभी गेस्ट हाउस एडवांस में बुक कर लिए गए हैं। कालागढ़ टाइगर रिजर्व के सबसे अधिक हल्दू पड़ाव गेस्ट हाउस की डिमांड होती है, जिसकी 2025 के फर्स्ट वीक तक एडवांस बुकिंग हो चुकी है। आजकल तो पर्यटक आ रहे हैं, लेकिन जैसा उम्मीद थी उस टाइप से नहीं आ रहे हैं। उसका कई कारण हो सकता है, बच्चों का एग्ज़ाम है और उस तारीख को छुट्टी ना होके ऐसा दिन हो गया, मंगलवार बुधवार, बच्चों का स्कूल एग्ज़ाम, इस कारण से थोड़े कम है। लेकिन पर्यटक हैं, आए हैं तो आ ही रहे हैं। 31 के लिए क्या कुछ बुक है? 31 के तो हमारे सब बंगले बुक हैं, डे विजिट भी और जो नाइट स्टे होता है उसमें भी सभी बंगले, हमारे 5 बंगले बुक हैं और सभी स्लॉट हमारे बुक हैं। खबर देहरादून से बता रहे हैं, जहां नए साल पर पहुंचने वाले पर्यटकों को खुशखबरी की सौगात दी है। सरकार की ओर से 1 सप्ताह तक रेस्टोरेंट, होटल्स और ढाबों को 24 घंटे संचालित होने की छूट दी गई है। श्रम विभाग के उप सचिव शिव विभूति रंजन द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि नए साल में राज्य के सभी रेस्टोरेंट, होटल और ढाबे सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे खुले रहने की अनुमति दी जा रही है। इन प्रतिष्ठानों में रात दिन 2 पालियों में कर्मचारियों को सशर्त कार्य करने की अनुमति दी गई है। उत्तराखंड होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष मन्नू कोचर ने सरकार की इस पहल की सराहना की है। कहा कि इससे निश्चित तौर पर कारोबार बढ़ने के साथ पर्यटक पूरा आनंद उठा सकेंगे। तो ये बहुत अच्छी पहल है गवर्नमेंट की, क्योंकि टूरिस्ट इस समय ये पीक टाइम होता है टूरिस्ट का आने का, और मसूरी में ऑलरेडी जो हम देख रहे हैं टूरिस्ट इन्फ्लक्स शुरू हो गया है। इससे ये होगा कि वो जो रास्ते में दिक्कतें होती हैं, ढाबे नहीं खुलते या रात को खाना नहीं मिलता, इस सब से टूरिस्ट को राहत मिलेगी और बिजनेस के लिए भी बेटर है ये।
बहुत अच्छी पहल है गवर्नमेंट की ये, लेकिन इसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट को ध्यान जो रखना पड़ेगा वो पार्किंग पर, और जो ज़्यादा गाड़ियां आएंगी, क्योंकि हम खुद टूरिस्ट को इनवाइट कर रहे हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि उसको हर तरह की सहूलत मिले, सिर्फ खाने की रहने की नहीं, गाड़ियां भी उनकी कहाँ जाएंगी, सिक्योरिटी भी, पुलिस भी हमें देखनी पड़ेगी, उसका भी उनको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं आशा करता हूँ गवर्नमेंट ने ये सब सोचा होगा और ज़रूर इस पर ध्यान। रुक करेंगे अगली खबर का। दून पुलिस ने राजपुर क्षेत्र से 2 विदेशियों को 33 ग्राम कोकीन के साथ गिरफ्तार किया है। बरामद कोकीन की अनुमानित कीमत 23 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी मसूरी में 31st की पार्टी में इसकी सप्लाई करने की फिराक में था। एसएसपी ने बताया कि ड्रग्स की फ्री देवभूमि अभियान के तहत पुलिस की ओर से इन दिनों व्यापक स्तर पर अभियान चल रहा है। पुलिस को सूचना मिली कि कोबरा गैंग के 2 विदेशी तस्कर एक पार्टी के लिए कोकीन की सप्लाई कर रहे हैं, जिसके बाद कुछाल गेट बैरियर के पास दोनों विदेशियों को पुलिस ने रोक लिया। वहीं तलाशी लेने पर प्रिंसली हॉल निवासी तंजानिया से 20 ग्राम और मखोसेलिजो निवासी जिम्बाब्वे से 13 ग्राम कोकीन बरामद की गई। एसएसपी ने बताया कि दोनों वर्तमान में टर्नर रोड क्लेमेंटाउन में रह रहे थे। आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। कोर्ट में पेशी के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया। अगली खबर आपको लक्सर से बता रहे, जहां सुल्तानपुर नगर पंचायत के निर्दलीय प्रत्याशी डायरेक्टर वारिस अहमद ने वार्ड नंबर 8 के दादा खान मोहल्ले में अपना चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया है। फीता काट कर उद्घाटन करते हुए वारिस अहमद ने भारी संख्या में मौजूद स्थानीय लोगों से संपर्क किया और सुल्तानपुर को विकास की अगली पंक्ति में खड़ा करने का वादा किया। उन्होंने कहा कि सुल्तानपुर की जनता के लिए मुफ्त बिजली, सोलर ऊर्जा प्लांट, शो बेड और अस्पताल जैसी कई विकास योजनाओं की घोषणाएं की। साथ ही वारिस अहमद ने जनता से अपील की कि वह उन्हें मजबूत करे ताकि वे सुल्तानपुर का चहुमुखी विकास कर सके। इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए कुछ जनप्रतिनिधियों पर कटाक्ष भी किया। और मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, आज जैसे कि चुनाव बहुत नज़दीक आ गए और चुनाव का कल 2:30 बजे हम यहाँ से पर्चा भरने भी जाएंगे कार्यालय पे से, और मैं अपने संगठन के द्वारा, अपनी ट्रस्ट GNSDR के द्वारा भी और अपनी जनता के द्वारा यही कहना चाहूँगा, क्योंकि अभी मैं कोई उम्मीदवार नहीं हूँ, कोई मैं नेता नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं, मैंने कोई आचार संहिता का मेरे पर कोई उल्लंघन भी नहीं होता, भले ही नोटिस कितना ही आ जाए, क्योंकि जब मैं नेता ही नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी से ही नहीं हूँ, तो मेरे पर कोई आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होता। और मैं अपनी जनता को भी यही कहना चाहूँगा कि जब तक मैं पर्चा भर के अपना और मेरा चुनाव चिन्ह नहीं आता, जब तक मेरे साथ कोई आचार संहिता नहीं है, मैं समाज सेवी पहले हूँ और बाद में मैं नेता हूँ। उत्तराखंड के बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।